हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्लास में आपका उड़ान का सीरीज स्टार्ट किए थे जो कि झारखंड जीके का बुक है। और इसमें हम लोग शासन व्यवस्था स्टार्ट किए थे झारखंड के विभिन्न जनजातियों के, जो 32 जनजाति है झारखंड में। तो पहला शासन व्यवस्था पढ़े थे वो था आपका मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा जनजाति से रिलेटेड। और दूसरा शासन व्यवस्था हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़े थे। अब तीसरा जो है वो है आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इस पे आते हैं, ये किस जनजाति से रिलेटेड है, किन जनजातियों में इस शासन व्यवस्था को यूज किया गया था, इस तरह की शासन व्यवस्था, तो वो है उरांव जनजाति। और इनकी जो शासन व्यवस्था है वो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। इनके भी कुछ पद या पोस्ट बोलो या कोई शब्द हैं जिनको ये यूज़ किया करते हैं अपनी शासन व्यवस्था में, वो इस प्रकार है। पहला है महतो। और ये महतो किनको कहा जाता था, तो प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे कि महतो कहा जाता है इनकी शासन व्यवस्था में। और ये क्या करते हैं, जैसे कि इससे पहले शासन व्यवस्था में हुआ था वैसे ही ये भी जो भी गांव के स्तर के मामले होते थे, एक दूसरे से लड़ाई हो, ज़मीन से रिलेटेड कोई मामला हो या कुछ भी हो, तो वो सारे मामलों का निपटारा ये महतो किया करते हैं। और इस कार्य में गांव के जो भी अनुभवी लोग या जो भी बुजुर्ग लोग होते थे वो एक गांव के प्रधान यानी महतो की सहायता करते हैं कोई भी मामला को सुलझाने के लिए। और एक तरह से ये प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार जो है महतो के पास होता है। दूसरा जो पद है या शब्द है वो है मांझी, जो कि महतो का सहयोगी होता है और जो कि पंचायती जो भी आदेश देते हैं पंचायत में उनको गांव के हर लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तीसरा शब्द है पढ़ा या पढ़ा। इसमें कई गांव, 5 गांव हो सकता है, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव या फिर 22 गांव, इतने संख्या में गांवों को मिलाकर एक जो पंचायत बनता है ग्रामीणों के अंदर में ही, वो है अंतर ग्रामीण पंचायत, जिसे कि पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है, जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था में भी था। और इसमें इनका भी कार्य क्या है, 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच में किसी तरह का विवाद हो गया है तो उसका निपटारा करना। और इनको ये जो पढ़ा पंचायत है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे का एक रहेगा जिसको निम्न स्तर का पढ़ा बोला गया है, और एक बीच के स्तर का यानी मध्य स्तर, और सबसे ऊपर का स्तर जो है वो उच्च स्तर है पढ़ा का। जिसमें से जो निम्न और मध्य, इन 2 स्तरों पे यदि के पंचायतों में यदि किसी फैसले का निपटारा नहीं हुआ है तब जाके हम लोग पढ़ा के जो उच्च स्तर है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ के पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है किसी भी मामले को। और इसमें इसकी जो कार्यवाही है, पंचायत की जो कार्यवाही होती है उसमें पुरुष भी रहते हैं और साथ ही साथ महिलाएं भी उसमें आती है उस मीटिंग में। और इस तरह से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती है। फिर आते हैं पढ़ा राजा। पढ़ा राजा क्या होता है, जो भी पढ़ा पंचायत है उसी का प्रमुख होता है पढ़ा राजा। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो के द्वारा नहीं किया जा सका, महतो यदि किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं निकाल पाए तो वे पढ़ा राजा के पास चला जाता है वो मामला, और पढ़ा राजा उसको सुलझाने का कोशिश करते हैं। फिर आते हैं पढ़ा दीवान। ये सर्वोच्च पदधारी होता है, सबसे ऊपर का पद को धारण किए हुए रहते हैं पढ़ा दीवान। पढ़ा राजा से भी ऊपर होता है इसमें पढ़ा दीवान। ये कैसा होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। जैसे कि पहले भी एग्जाम्पल दिए हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पहले जिला वाला कोर्ट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उसी तरह से सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही इसमें आपका इस पद में जो रहते हैं पढ़ा दीवान वो काम करते हैं। और ये सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होते हैं और इनके बीच में आपस में क्या होता है, समन्वय बनाता है। पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों, जो भी पढ़ा राजा किसी निर्णय तक यदि नहीं पहुंचा है किसी मामले में, तब पढ़ा दीवान को वह केस, वह मामला जो है चला जाता है और वे उस पर ध्यान देते हैं और उसको सुलझाने का कोशिश करते हैं। फिर आते हैं पाहन। पाहन क्या होता है, जो गांव का धार्मिक प्रधान होता है वही पाहन कहलाता है। और ये सभी तरह के जो धार्मिक धर्म से रिलेटेड अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, पर्व त्योहार है या कोई शादी विवाह है आदि, और भी बहुत सारे मामले जो भी रहेंगे उससे संबंधित कार्यक्रम जो भी रहेगा उसको संचालन करेंगे पाहन। और यह पद जो है किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। तो इस तरह से
आपका यहाँ पे पाहन की जो पद है वो कोई शादीशुदा इंसान को ही मिल सकता है ये पद, और इनको जो दी जाने वाली भूमि है उसको पहनई भूमि कहते हैं। तो पाहन को दी जाने वाली भूमि जो पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था है उराव जनजातियों के द्वारा, इसमें ये जो पाहन है ये शादीशुदा व्यक्ति होना चाहिए। इनको जो दी गई भूमि है वो पहनई भूमि कहलाती है। फिर आते हैं बैगा। बैगा या फिर बेद्दा, कुछ भी हो सकता है, दोनों का मतलब सेम है, तो इसे बेद्दा भी कहा जाता है, जो कि पाहन जो रहते हैं उनको सहायता करता है। तो पाहन का सहयोग है, ये सहयोग करता है। ये सामान्यतः क्या होता है, ग्रामीण देवताओं की पूजा कर, ग्राम में भी मान्यता है कि कुछ ग्राम देवता होते हैं जिनको उनको शांत करने के लिए कुछ पूजा पाठ किया जाता है, ग्राम पूजा। इस तरह से ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है बैगा, जो कि पाहन का सहायक भी होता है। फिर कुछ अन्य तत्वों पे आते हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पहड़ा में शामिल एक गांव को बोलते हैं पहड़ा राजा गांव। इस शासन व्यवस्था में क्या होता है, अलग अलग गांव रहते हैं, जिसमें से एक गांव को बोलते हैं पहड़ा राजा गांव, जो दूसरा गांव है उसको दीवान गांव बोलते हैं, तीसरा जो है वो पनेरे गांव, चौथा को कोटवार गांव, और जो बाकी जो बच गया है उसको प्रजा का गांव कहा जाता है। इस तरह से गांव को बांटा गया है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे रिलेटेड है? उराव जनजाति से रिलेटेड है पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, उराव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसमें गांव के जो प्रधान है उनको क्या कहा जाता है? उनको महतो कहा जाता है। तो ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को देखते हैं, ये गांव का प्रधान होता है, तो ये तो सही है, गांव का प्रधान होता है। दूसरा है कि ये गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, हाँ ये भी सही है कि गांव के स्तर के मामले जो भी रहते हैं उसका निपटारा करता है महतो, और महतो के पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, उराव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो उराव जनजाति में जो महतो का साथ देता है उसको क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? तो महतो का जो सहयोगी होता है वो है मांझी, और मांझी ही महतो जो भी आदेश देते हैं, पंचायती आदेश देते हैं, उनको गांव के लोगों तक पहुंचाता है। तो इस तरह से मांझी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इस तरह से इसको क्या कहा जाता है? पढ़ा या परहा कहा जाता है। तो पंचायत पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में यदि एक से ज़्यादा गांव मिल गए हैं, यानी अंतर ग्रामीण जो पंचायत बनेगी उसको पढ़ा या परहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर ग्रामीण पंचायत पहड़ा जो है वो कितने स्तरों में विभक्त होती है? तो ये 3 स्तरों में इसको बांटा गया है, निम्न, मध्य और आपका उच्च, इस तरह से 3 स्तर हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। पहला है ऑप्शन कि पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, तो नहीं, महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी होती है। दूसरा है पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, तो ये भी गलत है। पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है, ये भी गलत है। और पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी होती है इस शासन व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 9, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? तो यहाँ पे आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, 2 या 2 से अधिक गांव का यदि बीच में कोई विवाद हुआ है तो उसका समाधान के लिए हम लोग पढ़ा जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो प्रमुख है वो कौन होता है? पढ़ा राजा।
तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है उसको किसे हस्तांतरित किया जाता है। तो यदि गांव के स्तर में यदि कोई मामला का निपटारा नहीं हुआ, यानी महतो के अंडर में यदि वो निपटारा नहीं हुआ उस मामले का, किसी मामले का, तो उसको किसको पास कर दिया जाता है, तो वो उसको पढ़ा दीवान के पास कर दिया जाता है। तो पढ़ा राजा में फिर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो पढ़ा दीवान, तो सबसे ऊपर कौन बैठा है यहाँ पे, पढ़ा दीवान है, उनको हस्तांतरित किया जाता है कोई मामला यदि नीचे स्तर पर नहीं सल्यूशन हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा दीवान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन कराता है। तो धार्मिक कार्यों का संपादन जो है वो पाहन ही कराता है, ऑप्शन नंबर ए। और इनकी सहायता कौन करता है, तो बैगा या बेद्दा जो भी रहे ऑप्शन में, उस हिसाब से इनका सहायक है बेगा। क्वेश्चन नंबर 14, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। तो उसको पहनई भूमि कहा जाता है। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो विपाहन है, जो धार्मिक पूजा पाठ करता है, उनको जो भूमि दी जाती है उसको पहनई भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन से रिलेटेड क्या कथन असत्य है। तो ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ये तो सही है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, ये भी सही है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को संचालन पाहन के द्वारा ही किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, उपयुक्त कथन सत्य है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो शासन व्यवस्था है वो है मांझी परगना शासन व्यवस्था। ये किस जनजाति से रिलेटेड है, तो ये संथाल जनजाति से रिलेटेड है। तो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि अन्य सामाजिक व्यवस्था है उन्हीं की तरह इस शासन की व्यवस्था में भी इस शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए इसमें सामूहिक और पारिवारिक जीवन में बचपन से ही कुछ नियम है, कुछ उप नियम है, उसकी सीख दी जाती है। और इसकी अवहेलना यदि कोई बच्चा करता है तो पंचायत के द्वारा विभिन्न प्रकार के उसके लिए दंड रखे गए हैं। इसमें शारीरिक और आर्थिक दोनों प्रकार के दंड मिलते हैं। जिस हिसाब से वो गलत करेगा कोई बच्चा, उस हिसाब से उसे शारीरिक दंड या तो आर्थिक दंड मिलता है। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को किसी जनजाति से ग्रहण किया है, वो है सोरिया पहाड़ी जनजाति। तो इस तरह से संथालों ने सोरिया पहाड़ी जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था जो है वो अत्यंत लोकतांत्रिक थी। और इसमें भी कुछ पद या शब्द हैं जिनके बारे में जानना है। पहला जो पद या शब्द है वो है मांझी, और ये प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है और जिसका कि प्रधान मांझी कहलाता है। और ये जो है इसमें भी यह गांव में जो शासन व्यवस्था का संचालन है उसके लिए प्रमुख रूप से ये उत्तरदायी होता है। और मांझी को ही प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं ताकि वो अपना शासन अच्छे से चला सके। और ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े यदि किसी का हुआ है आदि और भी बहुत सारे मामले, इस तरह से इनकी समस्याओं का समाधान भी ये मांझी करता है। मांझी जो है वो हत्या जैसा यदि कोई गंभीर अपराध है उसका निपटारा नहीं करता है, छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा जो है वो मांझी करता है। हत्या का यदि कोई मामला है तो इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है। फिर साथ ही यह विवाह से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसको भी सुलझाता है। ये तो जोग मांझी का गया। हाँ, ये क्या करता है मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह से रिलेटेड जो भी संबंध स्थापित कराने तक का अधिकार प्राप्त है। टैक्स भी ये लेता है और शादी कराने का भी, यदि किसी को कराना है वैसा भी कुछ रिलेशन, कुछ यदि वैसा मामला आता है तो वो भी उसका निपटारा मांझी करता है।
अब आते हैं जोग मांझी। जोग मांझी क्या करता है? जो भी मांझी है उसका सहायता करता है। तो शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मांझी की सहायता करने के लिए एक सहायक चाहिए, जो कि जोग मांझी कहलाता है। ये जन्म और विवाह से रिलेटेड जितने मामले होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। साथ ही यह विवाह से रिलेटेड मामलों को भी जोग मांझी सुलझाता है। फिर आते हैं जोग प्राणिक। यदि जोग मांझी नहीं है उपस्थित, तो जोग मांझी कहीं गया हुआ है किसी अपने काम से, या कुछ भी रीज़न है कि जोग मांझी नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके जो भी दायित्व है उसका संचालन जोग प्राणिक करता है। फिर आते हैं भगदो प्रजा। तो यदि झगड़ों के निपटारे में गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें कि भगदो प्रजा कहा जाता है। कोई झगड़ा हुआ किन्हीं दो लोगों के बीच में या किन्हीं दो गांवों के बीच में, इस तरह से कोई झगड़ा हुआ, उसका निपटारा करना है, तो गांव के कुछ वरिष्ठ लोग हैं वो आपस में विचार विमर्श करते हैं क्या सही होगा, तो उन लोगों को भगदो प्रजा कहा जाता है। फिर प्रामाणिक और प्राणिक क्या है? तो मांझी यदि उपस्थित नहीं है तो उनके कार्यों का संचालन जो है वो प्रामाणिक द्वारा किया जाता है, जिसे कि उप मांझी भी कहा जाता है। इस तरह से दो चीज़ पता चला, दो पॉइंट है कि यदि मांझी उपस्थित नहीं है तो उसके बिहाफ में प्रामाणिक या प्राणिक जो है वो उस काम को करता है जो भी मांझी का काम रहता है, या फिर उप मांझी भी बोला जाता है, प्रामाणिक, प्राणिक या उप मांझी। यदि उसी तरह से यदि जोग मांझी उपस्थित नहीं है तो उनके सारे दायित्वों का संचालन जो है वो जोग प्राणिक का रहता है। फिर आते हैं गुड़ेत या गोड़ाइत। मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है गुड़ेत या गोड़ाइत। ग्रामीण को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी यदि पहुंचाना है तो उसका कार्य गुड़ेत का रहता है। गुड़ेत या गोड़ाइत ही ऐसा बंदा रहता है जो कि गांव में यदि कोई उत्सव है, कोई कार्यक्रम है, उसकी जानकारी गांव वालों तक पहुंचाता है। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है और गांव के जो परिवार से रिलेटेड सूचनाएं हैं वो भी एकत्रित करता है। गांव में अलग अलग फैमिली है, अलग अलग परिवार है, उससे रिलेटेड कोई सूचना है तो उसको भी इकट्ठा कौन करता है? गुड़ेत या गोड़ाइत। फिर आते हैं लासेर टंगाई। ये गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है। प्रहरी मतलब क्या हो रहा है? ये एक चौकीदार की तरह गांव के चारों ओर की जो चौकीदारी करता है उस तरह से काम करता है, इसलिए लिखा हुआ कि ये गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। तो गांव के प्रहरी का कार्य कौन करता है? लासेर टंगाई, लासेर टंगाई। फिर आते हैं चौकीदार। चौकीदार एक पुलिस की भांति कार्य करता है। मांझी आदेश देता है किसी व्यक्ति को कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो चौकीदार भी आपका रक्षा करने का ही काम करता है। ये पुलिस की भांति कार्य करता है चौकीदार, और मांझी के आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति को ये गिरफ्तार भी करता है। फिर आते हैं परगणित। परगणित में क्या होता है कि 15-20 गाँव को आपस में मिलाकर एक परगना का निर्माण किया जाता है और जिसका जो प्रधान होगा, जो मेन होगा, उसको परगणित कहते हैं। 15-20 गांव उनको मिला के एक परगना, और उस परगना का जो मेन रहेगा, प्रधान रहेगा, वो परगणित होगा। विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा जो है वो परगना में किया जाता है। अलग अलग गांव हैं, उनके बीच में कोई विवाद हो गया तो उसका निपटारा के लिए कहाँ जाएंगे? परगना जाएंगे, जिसमें कि परगना में परगणित बैठा हुआ वो उस मामलों का निपटारा करेगा। फिर आते हैं देश मांझी और मोड़े मांझी। ये परगणित का सहायता करता है, इसलिए परगणित का सहायक है, और ये 5 से 8 गांवों का प्रधान होता है। 15 से 20 गांवों का प्रधान होगा परगणित, लेकिन 5 से 8 गांव का यदि प्रधान देखा जाए तो वो है देश मांझी या मोड़े मांझी। और एक परगणित के एक से अधिक सहायक होते हैं, और जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझ पाता, सबसे नीचे लेयर में तो मांझी रहता है, तो यदि मांझी के द्वारा कोई मामला नहीं सुलझा है तो वो देश मांझी को भेज दिया जाता है। देश मांझी क्या रहता है? 5 से 8 गाँव का प्रधान रहता है, और यदि इनके पास भी सल्यूशन नहीं हुआ तब जाते हैं हम लोग परगणित के पास, परगना जाते हैं, तो मांझी को भेज दिया जाता है। और देश मांझी की पंचायत में जो अनसुलझे मामले हैं, हाँ, जो कि देश मांझी की पंचायत में भी जो मामला नहीं सुलझा है तो उसके लिए परगणित को वो मामला स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इस प्रकार ये व्यवस्था कैसी है? तो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होता है।
फिर आता है दिसुम परगना। दिसुम परगना क्या है? ये परगनेत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। परगनेत से उच्च स्तर पर कौन है? दिसुम परगना। जिन मामलों का निवारण परगनेत की सभा में नहीं होती है, तो अब परगना से भी ऊपर आ गया दिसुम परगना। इसे दिसुम परगनेत को भेज दिया जाता है, जो कि परगना में जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ है परगनेत के द्वारा, और ये सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। तो ये सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही दिसुम परगना पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हाँ, बिटलाहा जो है सबसे कठोर सजा है, जो कि यौन अपराधों के दोषी को दिया जाता है। और इसके तहत क्या होता है? जो भी अपराधी होता है उसे गांव से निकाल दिया जाता है, और दोषी द्वारा यदि क्षमा याचना किया गया है, यदि वो माफ़ी मांग लिया है, तो पूरे गांव को जाति भोज देने पर इसकी सज़ा को समाप्त करने का भी प्रावधान है बिटलाहा की सज़ा को। फिर नेक्स्ट है नायके। नायके क्या होता है? जो गांव का धार्मिक प्रधान है वो नायके कहलाता है। वो धर्म से रिलेटेड जो भी अपराध है उस पर फैसला नायके के द्वारा ही किया जाता है। फिर आते हैं कुडाम नायके। ये उप नायके की भांति कार्य करता है। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ को कौन संपन्न कराता है? तो कुडाम नायके। फिर करेला दंड क्या है? ये सबसे हल्का दंड है। इसमें अपराधी को कुछ पैसे जुर्माना देने पड़ते हैं, 5 रुपया से लेकर 150 रुपया तक का दंड रहता है। इसमें कुछ अन्य तथ्य है कि जो भगदो प्रजा है उसको छोड़कर से सभी पद में जो रहते हैं, पद को धारण किए हुए पदधारियों को भूमि प्रदान की जाती है। जो भगदो प्रजा है उन्हें कोई जमीन नहीं दिया जाता है। उसके अलावा जितने भी आपका शासन व्यवस्था के किसी पोस्ट में किसी पद में है उनको भूमि दी जाती है। जैसे आजकल क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारा रेलवे में भी रहता है, और ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के भी किसी किसी जॉब में रहता है कि उनको क्वार्टर दिया जाता है। तो उसी तरह से उस टाइम पे ये चीज़ था कि भूमि प्रदान की जाती थी, बस भगदो प्रजा को छोड़कर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1 है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? तो ये किस जनजाति से है? संथाल जनजाति से है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, संथालों द्वारा किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? तो ये कौन से जनजाति से ग्रहण किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जो जनजाति है उनकी शासन व्यवस्था से ही ये संथाली लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था को ग्रहण किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो उसको मांझी कहते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था, इनमें जो ग्राम पंचायत है उनके जो मेन है उसको मांझी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कार्य नहीं है मांझी का। पहला है कि गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है। हाँ, ये तो सही है। ये गांव के पर्व त्योहारों और अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। तो आयोजन तो ये नहीं कराता है। फिर तीसरा, ये लगान वसूलता है। हाँ, ये टैक्स तो लेता है। ये विवाह से रिलेटेड जो भी विवाह संबंध है उनको भी स्थापित कराने का कार्य करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनका नहीं है। ये गांव के पर्व त्योहार और अन्य उत्सवों का आयोजन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? तो मांझी की सहायता के लिए उनकी सहायता कौन करता है? उनका सहायक कौन रहता है? तो जोग मांझी उनका सहायक रहता है, सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 6, जोग मांझी यदि नहीं है उनकी अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? जोग मांझी यदि नहीं है तो कौन करेगा उनका काम? तो उनका काम करेगा जोग प्राणिक। जोग मांझी यदि नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उनके सारे कार्यों को जोग प्राणिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोग होते हैं, उनके द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। तो उन वरिष्ठ लोगों को क्या कहा जाता है? उनको भगदो प्रजा कहा जाता है। और इन्हीं भगदो प्रजा वाले लोगों को क्या जमीन नहीं दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसे उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है? तो उप मांझी के रूप में किसे जाना जाता है? प्रामाणिक को। तो प्रामाणिक को उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो मांझी का सचिव कौन है? गुड़ेत। गुड़ेत जो है वो मांझी के सचिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो जो गुड़ेत है यही किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी जो है वो ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन जो आया था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कि मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी बोले थे कि गांव के पर्व त्योहार और अन्य उत्सव है उसका आयोजन कौन कराता है? तो मांझी तो नहीं कराता है, कौन कराता है? गुड़ेत कराता है। तो इसको गुड़ेत कराता है। क्वेश्चन नंबर 11, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवार से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? तो यही गुड़ेत ही है जो कि कोई भी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाता है, और गुड़ेत ही है जो कि गांव के किसी परिवार में क्या हुआ है, कौन से प्रॉब्लम है या कुछ जो भी है वो सारी सूचनाएं एकत्रित करता है और मांझी तक पहुँचाता है। तो गुड़ेत ही ऐसा दोनों ही काम गुड़ेत ही करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? तो गांव का प्रहरी के रूप में कौन करता है कार्य? लासेर टनगाई। लासेर टनगाई जो है वो गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो चौकीदार पुलिस की भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए चौकीदार। क्वेश्चन नंबर 14, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? तो ये चौकीदारी होता है जो कि मांझी ने यदि आदेश दे दिया है तो किसी को गिरफ्तार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15-20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? तो 15 से 20 गांव को इधर मिला दिए तो उस समूह को परगना बोलते हैं, और उसमें जो प्रमुख रहता है उसको परगनेत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो आंसर हो गया परगनेत, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता है? तो इसका सहायता कौन करता है? आपका देश मांझी जो है वो परगनेत का सहायता करता है, इसलिए परगनेत का सहायक कौन है? देश मांझी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांव का प्रधान होता है? तो देश मांझी जो है वो 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। परगनेत जो है वो 15 से 20 गांव का प्रधान होता है, लेकिन देश मांझी जो है वो 5 से 8 गांव का प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, मांझी परगना शासन व्यवस्था में किन मामलों का निपटारा परगनेत द्वारा नहीं किया जाता है? तो वो उसे किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो यदि कोई मामला जिसका निपटारा परगनेत द्वारा नहीं किया जा सका है तो उसे आपका जो दिसुम परगनेत है उनके पास भेज दिया जाता है। उस मामला को दिसुम परगनेत को भेज दिया जाता है। परगनेत से यदि कोई मामला नहीं सुलझा तो वो दिसुम परगनेत को भेज दिया जाता है, जो कि उसके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 20, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के दी जाने वाली सजा क्या कहलाती है? तो उसको बिटलाहा बोलते हैं, उस सजा को बिटलाहा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? तो मृत्यु दंड सुनाया जाता, आर्थिक दंड, गांव को सामूहिक भोज कराने की सजा, या गांव से बहिष्कृत किया जाता है? तो इसमें क्या हो रहा है? गांव से बहिष्कृत किया जाता है। यदि दोषी माफ़ी मांगता है तब उसको सामूहिक भोज कराने की सज़ा दी जाती है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो जो भी दोषी है उसको गांव से ही निकालने का सज़ा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? तो इसमें बिटलाहा की सज़ा को कैसे क्षमा मांगने पर, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर उनकी जो भी सजा है वो समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? तो करेला दंड जो है सबसे हल्की सजा है।
मांझी परगना शासन व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 24, मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? तो करेला दंड के तहत बस पैसे जुर्माना लेता है, जिसमें कि 5 रुपये से लेकर 150 रुपया, जैसा मामला है उस हिसाब से जुर्माना लगता है, बट इसका जो रेंज है वो 5 रुपये से लेकर 150 रुपये तक है। क्वेश्चन नंबर 25, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो इसमें जो भी धार्मिक प्रधान होता है उसको नायके बोलते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान है वो नायके कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? तो ये भी नायक के द्वारा ही फैसला सुनाया जाता है। धर्म से रिलेटेड कोई अपराध हुआ है तो उसका जो हल होगा या जो भी उसका सल्यूशन देगा या जो भी दंड देगा वो नायक के द्वारा ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उप नायके की भांति कार्य करता है? तो आंसर हो गया कुडाम नायके। कुडाम नायके जो है वो उप नायके की तरह की भांति ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 28, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं किसी मामले को सुलझाने के लिए जो सहायता करते हैं, वरिष्ठ आदमी या जो भी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, उन्हें ही भगदो प्रजा कहा जाता है और भगदो प्रजा को कोई भी भूमि नहीं दी जाती है। उसके अलावा और बाकी जितने भी पद के लोग हैं, पद में बैठे हैं, वो सभी लोगों को भूमि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सेंद्रा बैंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को सेंद्रा बैंसी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? तो आंसर हो गया माघ सीम। तो किस अवसर पर? तो माघ सीम के अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है, माघ सीम। क्वेश्चन नंबर 31, किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? तो ये यूल रूल्स नियम के आधार पर संथाल जनजाति की जो ये व्यवस्था है मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसको कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, यूल रूल्स। क्वेश्चन नंबर 32, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? तो माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? तो आपका माघ महीने से ये शुरुआत की जाती है। तो आंसर हो गया संथाल जनजाति में किस महीने से? तो माघ बोंगा महीने से आपकी वर्ष की शुरुआत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, संथाली शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? तो इसमें संथाली जो शासन व्यवस्था है इसमें सबसे ऊपर का जो न्याय का संस्था है यानी सर्वोच्च न्यायिक संस्था वो है आपका लोबीर सेंद्रा। सर्वोच्च न्यायिक संस्था क्या है? लोबीर सेंद्रा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।